हेलो फ्रेंड्स, जीके साइंस और करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो 50 नंबर का सेट आपको प्रैक्टिस के रूप में, आपको रिवीजन के तौर पर आप इसको रिवीजन कीजिए, देखिए, ताकि आने वाला बीपीएससी के पीटी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी मेंस एग्जाम के लिए, बिहार दरोगा के पीटी और मेंस दोनों एग्जाम के लिए, और आने वाला सर पर जो काफी नजदीक में एग्जाम है, बिहार सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस, रेलवे और अन्य एसएससी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इसका एनालिसिस हम उसी सटीक तरीका से करने का प्रयास करते हैं जो कि आपको आंसर में चाहिए था। जो आंसर में आपको जितना क्वेश्चन का आंसर चाहिए वही आपको एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, यानी सटीक एनालिसिस करते हैं, यानी आंसर को गलत होने की कोई संभावना नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 84 है। इसके पहले का सेट भी अगर आपको देखना है तो हमारे इससे पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम सेट प्रैक्टिस को शुरू करें, आप केसीसी के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर ऐसा लगता है दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यह यूजफुल होता है तो। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर सेट का। पहला क्वेश्चन है, लवलीना बोर्गोहेन ने नई दिल्ली में आईबीए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की तालिका में चौथा स्वर्ण पदक जोड़ा। उसने किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? तो सबसे पहली बात फ्रेंड्स, ये 13वां आयोजन था महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, जो आईबीए के द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ध्यान रखेंगे, भारत के तरफ से 4 गोल्ड मेडल जीता गया और चारों के नाम आपको ध्यान रखना है, और किस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने मेडल को जीता ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का यह 13वां संस्करण था, जिसका आयोजन इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन आईबीए के द्वारा 15 मार्च से लेकर 26 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया। भारत की स्थिति की बात करें तो लवलीना बोर्गोहेन जो है वो 75 किलोग्राम के मिडिल वेट में, ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे, मिडिल वेट में गोल्ड मेडल जीता 75 किलोग्राम के लवलीना बोर्गोहेन। नीतू घांघास 48 किलोग्राम के मिनिमम वेट में गोल्ड मेडल जीता। निकहत जरीन 50 किलोग्राम के लाइट फ्लाई वेट में गोल्ड मेडल जीता, और स्वीटी बुरा 81 किलोग्राम के लाइट हैवी वेट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। तो लवलीना बोर्गोहेन आपका क्वेश्चन था 75 किलोग्राम के मिडिल वेट में गोल्ड मेडल को जीता है। बाकी के तीनों खिलाड़ियों को आप ध्यान रखेंगे, नीतू घांघास, निकहत जरीन और स्वीटी बुरा को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे रेसिस्टेंस में विभवांतर क्या होगा जब 5 ओम के रेसिस्टर में प्रति सेकेंड 125 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो सबसे पहले बात, आपको दिया हुआ क्या क्या है जो ध्यान रखेंगे, और क्या आपको निकालना है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखेंगे, आर यानी रेसिस्टेंस का मान आपको दिया हुआ है 5 ओम, और पी भी आपको यानी एच हीट जो कि पी के रूप में 125 जूल दिया हुआ है। क्लियर? निकालना आपको क्या है? निकालना है विभवांतर, यानी भी बराबर आपको निकालना है। फॉर्मूला की ओर ध्यान रखेंगे तो P बराबर होता है V स्क्वायर बट्टा R। इस फॉर्मूला पर अगर बैठाएंगे तो आपको V का मान निकल जाएगा। P बराबर 125 दिया हुआ है, बराबर V स्क्वायर रहने देंगे क्योंकि ये तो निकालना है। रेसिस्टेंस 5 ओम का दिया हुआ है, V स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? तो 625 हो जाएगा। V बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट 625, V बराबर कितना हो जाएगा? 25 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? तो सबसे पहले इसकी योजना, होम रूल लीग की योजना एनी बेसेंट के द्वारा 1915 से 1916 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। योजना प्रस्तुत की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा, सही बात है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, यह भी बात सही है होम रूल लीग के बारे में। तीसरा है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, यह भी बात सही है। जबकि तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों दल लीग जो है वो बनी रही थी। ध्यान देंगे, मतभेद तो कभी भी तिलक और एनी बेसेंट के बीच हुआ ही नहीं था। क्लियर? क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इनके विचार एक थे। इनके विचार थे, होम रूल लीग का मतलब है कि स्वतंत्रता को प्राप्ति करवाना, देश को स्वतंत्र करवाना, अंग्रेजी सत्ता से मुक्त करवाना, यही दोनों का विचार रहा था, जिसके कारण से दोनों के बीच कभी भी मतभेद नहीं हुआ था। तो आपका असत्य कथन जो है वो जो है गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
क्लियर? ध्यान देंगे एनालिसिस पर। तो होम रूल लीग, उसका उद्देश्य था भारत में स्वशासन की प्राप्ति करना एवं पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे में तथा सितंबर 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया था। जो मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, उसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। होम रूल लीग का विचार जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जो आयरलैंड की स्वराज लीग के नमूने पर आधारित था। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजक जिसे कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है, यह कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, समुद्री जो कोरल होते हैं, समुद्री जो कोरल होते हैं, उसके ऊपरी भाग में जो सहजीवी जमा हो जाते हैं, उसके ऊपर में सहजीवी दूसरा जीव जो आकर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है आवास हेतु, तो वह एक शैवाल के रूप में उसके ऊपर, प्रवाल के ऊपर जमा हो जाता है। और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो यह शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज कर देता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन जो है वह प्रवालों में बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से प्रवाल इसका विरोध करता है। और प्रवाल क्या करता है कि उस शैवाल को अपने ऊपरी हिस्से से हटाना शुरू करते हैं, जिसके कारण से प्रवाल जो है वो सफेद हो जाता है। इसे ही प्रवाल विरंजक या कोरल ब्लीचिंग के नाम से जाना जाता है। तो यह किसके कारण से? भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है। एनालिसिस पर भी ध्यान देंगे तो कोरल ब्लीचिंग, जब तापमान, प्रकाश या पोषण में किसी भी परिवर्तन के कारण प्रवालों पर तनाव बढ़ जाता है तो वे अपने उत्तकों के निवास करने वाले सहजीवी, जो उसके उत्तकों के ऊपर निवास जो सहजीवी दूसरे जीव करने लग जाते हैं प्रवाल के ऊपर, वह शैवाल जुजैंथिली होते हैं। और यह शैवाल जुजैंथिली जो होता है, जब कभी भी तापमान बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, तो यही शैवाल जो होता है वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को तेज कर देता है, जिसके कारण से ऑक्सीजन में वृद्धि हो जाती है। इसी ऑक्सीजन को कंट्रोल करने के लिए प्रवाल जो होता है वो अपने ऊपर से शैवाल जुजैंथिली को निकालना शुरू कर देता है, और वह प्रवाल जो शेष बच जाता है वह सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस घटना को ही कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजक कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सुमेलित करना है। सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोणित अवस्था पर अगर होगा, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों समकोणित अवस्था में अगर होगा तो ऐसे स्थिति में क्या होता है? तो ऐसे स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है। अपने वास्तविक ज्वार की तुलना में 15 से 20% लघु ज्वार उत्पन्न होता है जब समकोणित में होता है। और जब एक सरल रेखा में, जब 90 डिग्री पर होता है तब तो होता है लघु ज्वार, लेकिन जब एक सरल रेखा में यानी 180 डिग्री कोण पर होता है, एंगल पर होता है, तो ऐसे स्थिति में बृहत ज्वार उत्पन्न होता है। 15 से 20% उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी के अगर समीपतम होता है, ध्यान रखेंगे, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3.84 लाख किलोमीटर होता है, और यही दूरी जब और निकट हो जाता है तो ऐसे स्थिति को ही कहा जाता है अपभू। अपभू का मतलब होता है समीपस्थ जब होगा तो इसे कहा जाता है अपभू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है। क्लियर? मिलान करने के लिए अपभू यानी एपोजी, जब अधिकतम दूरी हो जाता है तो उसे अपभू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 का 4 मिलेगा। और समीपस्थ हो जाता है तो सॉरी, समीपस्थ जब हो जाता है, दूरी जब कम जाता है 3.84 लाख किलोमीटर से, अगर यह दूरी जो है वो अधिक हो जाए तो इस घटना को अपभू यानी एपोजी कहा जाता है। अपभू यानी एपोजी कहा जाता है जब दूरी अधिक हो जाए तो, और जब दूरी निकटतम हो जाए तो उसे उपभू यानी कहा जाता है पेरिजी। इसे अंग्रेजी में भी याद रखेंगे, पेरिजी कहा जाता है और इसे एपोजी कहा जाता है। तो जब दूरी बढ़ जाएगा तो एपोजी, और जब दूरी घट जाएगा तो पेरिजी के नाम से जाना जाता है। हिंदी भी याद रखेंगे, अपभू एपोजी और उपभू पेरिजी होता है। क्लियर? तो आपका ऑप्शन मिलेगा 2, 1, 4, 3, 2, 1,
4 3 आपका आंसर में किसी भी में नहीं दिया हुआ तो इसको मिलान कर लीजिएगा। 2 1 4 3 यहां बना लेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद जो होता है राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। एक खास परिस्थिति में अगर राज्य ऐसा पारित कर दे, राज्य ऐसा विधानसभा अगर कह दे कि हमें कानून की आवश्यकता है, तो ऐसे स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। एनालिसिस देखेंगे 249 क्या कहता है अनुच्छेद, यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्र हित में यह आवश्यक है या हितकर है, तो संसद राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकता है। आमतौर पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बनाता है, लेकिन अनुच्छेद 243 में राज्य सूची पर भी कानून संसद बना सकता है अगर राज्य के उपस्थित सदस्य या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि हमारे लिए कानून संसद बनाएगा, तो ऐसे स्थिति में संसद अनुच्छेद 249 का प्रयोग करके राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 229 क्या कहता है, तो किसी उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति उस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा तथा प्रशासनिक व्यय जैसे कि उसका वेतन, उसका भत्ता और उसका पेंशन, ये सभी राज्य के संचित निधि से दिया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 229 में किया गया है। अनुच्छेद 356 में क्या कहा गया है, तो इसके तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी राष्ट्रपति शासन की चर्चा किया गया है। जब कोई राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या संविधान के उल्लंघन होता है या संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है और राजतंत्र चलाया जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में सरकार को भंग कर दिया जाता है और इसे भंग करने के लिए राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील 356 अनुच्छेद के तहत ही करते हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा किया गया है। यह राष्ट्रीय आपात जो होता है बाह्य आक्रमण के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर तथा आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता है। संपूर्ण भारत पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 352 में की गई है। क्लियर? यहां पर ध्यान रखेंगे कि सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख किया गया था पहले, लेकिन बाद में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। यह भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन के लिए मॉडल अपनाने का समर्थन किया था? एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका समर्थन किया था। और ध्यान रखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम ने सृजन पाल सिंह, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास संबंधी मिशनों में डॉक्टर कलाम के ये सहयोगी थे, इनके साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी गई एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा, टारगेट 3 बिलियन इनोवेटिव सॉल्यूशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस पुस्तक में ही पहली बार इन्होंने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल का समर्थन किया था। यह पूरा मॉडल जो है वह एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल के पुस्तक टारगेट 3 बिलियन इनोवेटिव सॉल्यूशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किया गया था। यह पूरा मॉडल जो है वह प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज और टू रूरल एरियाज, इसका पूरा रूप होता है, जिसका हिंदी प्रारूप ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा उपलब्ध करवाना, यह पूरा मॉडल का मुख्य उद्देश्य है। ध्यान दीजिएगा, यह पूरा के विजन को 2003 के गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेयर का अभिकर्मक या बेयर अभिकर्मक क्या होता है? तो यह एक प्रकार का क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है। अब बेयर अभिकर्मक क्या होता है इसको थोड़ा सा समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, बेयर अभिकर्मक बैगनी रंग के विलयन के ठंडे पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का एक क्षारीय विलयन होता है। यह एक प्रबल ऑक्सीकारक भी होता है। जैसे ही यह विलयन के एक द्विबंधी यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां से रंग गायब हो जाता है और वह रंगहीन हो जाता है। आमतौर पर बेयर अभिकर्मक जो होता है उसका प्रयोग असंतृप्तता की जांच के लिए गुणात्मक कार्बनिक विश्लेषण में किया जाता है। एक टोलेन अभिक्रिया भी होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आमतौर पर कीटोन्स से एल्डिहाइड को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का अभिकर्मक प्रोसेस होता है, जिसमें अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट आयन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? एलोरा का कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ एलोरा में कई प्रकार के शैलकृत गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है और राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित किया गया है और इसमें कुल 34 शैलकृत गुफाएं का वर्णन मिलता है। क्लियर? इन 34 शैलकृत गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें से 1 से लेकर 12 तक का जो गुफा है उसमें बौद्धों के लिए चर्चा मिलती है, बौद्धों का विभिन्न प्रकार का अवशेष मिलता है। 13 से लेकर 29 तक हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख किया गया और 30 से लेकर 34 तक के गुफा जो है वो जैनियों की गुफाएं कहलाती है। एलोरा की गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। यह भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं किया गया है? दक्षिण अफ्रीकी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान आप देखेंगे, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। घास के मैदान को पूरे ग्लोब पर 2 भाग में बांट दिया गया है। एक उष्णकटिबंधीय 23.5 विषुवत रेखा से दोनों ओर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत या उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, घास स्थल के रूप में शामिल किया जाता है। जबकि इसके ऊपर का एरिया जो होता है उसे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान के रूप में विभाजित ग्लोब पर किया गया है। तो थोड़ा इसका देख लेंगे। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सिलवास, सवाना, लानोज, पार्कलैंड, कैंपास और श्रीलंका पटाना को शामिल किया जाता है। अब ध्यान देंगे, जो सिलवास नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वह अमेजन बेसिन में पाया जाता है, यानी अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सिलवास कहा जाता है। उत्तरी अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। वेनेजुएला, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला देश में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पॉर्कलैंड कहा जाता है। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कैंपास कहा जाता है और श्रीलंका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पटाना के नाम से जाना जाता है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की बात करें तो प्रेरीज, पंपास, बेल्ट, डाउन्स, स्टेपीज, पुस्ताज और कैंटबरी को शामिल किया जाता है। प्रेरीज जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र में पाया जाता है। पंपास भी एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है जो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना देश में पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थलीय क्षेत्र को या शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। यूरोप या यूरेशिया के उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है और हंगरी के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है, जबकि न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंटबरी कहा जाता है। अब आप में सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है, जो थोड़ा सा ध्यान देंगे। दक्षिण अफ्रीका का बेल्ट है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाया ही जाता है। बेल्ट एक प्रकार का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है और ब्राजील जो है वह लानोज या स्टेपीज जो है यूरेशिया या यूरोप के वह भाग जो रूस का भाग है और ये यूरेशिया में पड़ता है, यानी कुछ भाग जो एशिया में पड़ता है वैसे शीतोष्ण घास के मैदान को स्टेपीज कहा जाता है। और ब्राजील जो है, ब्राजील में उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, ध्यान देंगे, उसे कंपास कहा जाता है। तो ऑप्शन बनता है आपका गलत मिलान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है? तो कैडमियम जो होता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करता है। ध्यान रखेंगे, सभी क्षारीय धातु जल से क्रिया करके हाइड्रोजन पैदा करते हैं क्योंकि इनका आयनन विभव जो होता है वो हाइड्रोजन से अधिक होता है, जबकि कैडमियम का आयनन विभव जो होता है वो कम होने के कारण यह जल से हाइड्रोजन को भी स्थापित नहीं कर पाता है, जिसके कारण से यह हाइड्रोजन पैदा ही नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? तो वो सीसा, एंटीमनी और टीन के मिश्र धातु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे, मुद्रणालय में सीसा जो होता है वो 60 से 86%, 60 से 86%
मुद्रालय में टाइप धातु के रूप में सीसा मौजूद होता है मिश्रण के रूप में, जबकि एंटीमनी 11 से 30% और 3 से 20% मिली हुई होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टीम हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बनी है? हाल ही में पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन कौन सी टीम बनी है? एनालिसिस थोड़ा सा देखेंगे तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को, यानी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच फाइनल मैच हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से डिफीट कर दिया, हरा दिया। इसके साथ ही वे 26 मार्च 2023 को पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन बन गई। तो ध्यान ये भी रखेंगे 2023 में यह महिला प्रीमियर लीग का पहला ही संस्करण था जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को डिफीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अधीन आता है? यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आता है। 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, जिस समय गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। ध्यान देंगे 4 नवंबर 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में ऐतिहासिक गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया था। दोनों चीजें याद रखेंगे। 4 नवंबर 2008 को जब बैठक हुआ तो उस समय गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, लेकिन गंगा नदी घाटी के लिए प्राधिकरण का गठन जो हुआ वो फरवरी 2009 में किया गया था पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा। क्लियर। दोनों चीज को ध्यान रखेंगे तो यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक और उधार नीति निम्नलिखित में से किसके द्वारा घोषित किया जाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा मौद्रिक और उधार नीति को घोषित किया जाता है। मौद्रिक नीति क्या होता है समझेंगे। जिस नीति के अनुसार किसी देश का मुद्रा प्राधिकरण या मुद्रा प्राधिकारी मुद्रा की आपूर्ति का नियमन करता है, उसे ही मौद्रिक नीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य होता है कि राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व को सुनिश्चित करना। मौद्रिक एवं उधार नीति की घोषणा आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता इनमें से कौन सा है? कालिदास मालविकाग्नि मित्रम के रचयिता है। इनके साथ कई और भी पुस्तकों के रचयिता कालिदास को माना जाता है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इनके दरबार के नवरत्नों में से एक कालिदास भी थे। क्लियर। अब ध्यान रखेंगे कालिदास की रचना के रूप में कौन कौन सा आता है? मालविकाग्नि मित्रम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, सूर्यवंशम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोवंशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम, काव्य सौंदर्य, ये सभी रचना कालिदास की रचना है। शूद्रक की रचना मृक्षकटिकम है। किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी, ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, भारवी थे किरातार्जुनीयम के लेखक। जबकि विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन FW नोट्स 3 को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। थोड़ा सा एनालिसिस की ओर ध्यान देंगे तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है? एक जनसंख्या सिद्धांत है यह जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिसमें किसी देश में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि या फिर परिवर्तन की व्याख्या की जाती है। केवल वृद्धि ही नहीं, परिवर्तन, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा या बराबर रहेगा। इसे ही जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहा जाता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत को मूल रूप से W.S. थॉम्पसन ने 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, जिसे फ्रैंक W. नोस्टेरीन ने 1945 ईस्वी में संशोधित करके वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत किया। यही कारण है कि नोटेस्टीन को, फ्रैंक W. नोटेस्टीन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। ये भी दोनों पॉइंट याद रखेंगे। यह सिद्धांत मूल रूप से किसके द्वारा? 1929 ईस्वी में W.S. थॉम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को, लेकिन वैज्ञानिक स्वरूप किसने दिया? फ्रैंक W. नोटेस्टीन ने दिया। इस कारण से फ्रैंक W. नोटेस्टीन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का जनक माना जाता है। क्लियर। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को कुल 3 वर्गों में मूल रूप से बांटा गया है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में
जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम चरण में क्या होता है, तो इसमें जन्म दर में भी वृद्धि होती है और मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है, उसे प्रथम चरण कहा जाता है। जबकि दूसरा चरण जो होता है उसमें जन्म दर में तो वृद्धि रहती है लेकिन मृत्यु दर में कमी आ जाती है। तीसरा चरण में क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी रहती है, इसे तृतीय चरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी समुदाय को अल्पमत समुदाय घोषित किया जा सकता है किस आधार पर, तो धर्म अथवा भाषा के आधार पर किया जा सकता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के क में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति किसने नियुक्त किया था, तो मुगल बादशाह अकबर के द्वारा प्रांतपति राजा मान सिंह को बनाया गया था बिहार का। थोड़ा सा देखेंगे तो 1587 ईस्वी की बात है, अकबर ने राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। 1589 ईस्वी में राजा भगवान दास की मृत्यु हो गई तो मान सिंह को राजा की पदवी दे दी गई, प्रांतपति से राजा बना दिया गया 1589 ईस्वी में, एवं 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया इनको। राजा मान सिंह ने रोहतास, जब राजा बने बिहार का तो राजा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि राजा मान सिंह जब बिहार प्रांत के प्रांतपति नियुक्त हुए, पुनः फिर राजा बनाए गए, राजा की पदवी दी गई, तो उन्होंने अपनी राजधानी, बिहार की राजधानी कहां बनाई थी, तो रोहतास को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, तो 1966 से लेकर 1969 के बीच वाला जो पंचवर्षीय योजना का अवकाश था उसे ही योजना अवकाश काल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे एनालिसिस पर। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पंचवर्षीय योजना के दौरान अकाल भी पड़ा था। इसके अलावा भारत चीन युद्ध भी हुआ था जिसको लेके काफी प्रभावित था, तो इस कारण से योजना को निकालना थोड़ा कठिन था, इसलिए उस समय अवकाश रखा गया था 1966 से 1969 के बीच। पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री थे। पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए संकल्पना सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन की उपज ही माना जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 56 तक, दूसरी 56 से 61 तक, तीसरी 61 से 66 तक, उसके बाद 66 से 69 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा था। फिर 69 से लेकर 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना, 74 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना रही, 78 से 80 तक फिर एक रोलिंग प्लान चला, अनवरत योजना जिसे कहा जाता है, रोलिंग प्लान चला। उसके बाद 80 का दशक जो हुआ, 80 से 85, 85 से 90 जो हुआ वो पूरे कार्यकाल के लिए रहा गया। 90 से 92 जो रहा वो अवकाश रहा। 92 से लगातार पंचवर्षीय योजना चलता आ रहा है। इसी को याद रखने के लिए पंचवर्षीय योजना को 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90, 92 पॉकेट में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या भारत की 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अब वह 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे तो भरत मुनि की पुस्तक जो है नाट्य शास्त्र, इसमें वर्णन किया गया है शास्त्रीय नृत्य की, जिसमें से 8 शास्त्रीय नृत्य को दर्शाया गया है जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है। शास्त्रीय नृत्य में कौन कौन सा आता है, तो भरतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्य है। ध्यान देंगे, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु की शास्त्रीय नृत्य है, कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य, कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य, मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य, मोहिनीअट्टम केरल का मोहिनीअट्टम है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जबकि सत्रिया नृत्य जो है वो असम का नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो 8 शास्त्रीय नृत्य वर्तमान समय में भारत में है जो संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है। अब बाकी का ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे तो इसमें से कौन सा शास्त्रीय रूप है, तो मणिपुरी जो है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार शास्त्रीय नृत्य में मणिपुर का है। छऊ जो है वह पुरुषों का एक लोक नृत्य है, लोक नृत्य है ये,
शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लोक नृत्य है, जो लोगों के द्वारा नृत्य किया जाता है। यह ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में प्रचलित है। भांगड़ा पुरुषों के द्वारा प्रचलित पंजाब का एक लोक नृत्य है और चांग जो है वो नागालैंड का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजराबाद किस नगर का नाम था? तो खिजराबाद नाम रखा था, चित्तौड़ का नाम रखा गया था खिजराबाद। बात है जनवरी 1303 ईस्वी की, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां के शासक राजा रतन सिंह को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया था। चित्तौड़ का नाम बदल दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और नाम रखा गया खिजराबाद। क्यों रखा गया? क्योंकि उसने अपने पुत्र खिज्र खां को देकर स्वयं दिल्ली लौट गया था। यानी चित्तौड़ का शासन संभालने के लिए खिज्र खां को दे दिया गया और उस चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहते जल के द्वारा कौन आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं होता है? बहते जल यानी नदी के द्वारा कौन सा आकृति है? बहते जल का मतलब नदी, तो नदी के द्वारा कौन सा आकृति है जो निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं होता? ध्यान से सुनेंगे। नदी की तीन अवस्था, अपर्दन की क्रिया करती है नदी, परिवहन की क्रिया करती है और निक्षेपण की क्रिया करती है। तीन क्रिया करती है नदी, अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। जिसमें परिवहन जो होता है, परिवहन के द्वारा किसी भी प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण नदी के द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन अपर्दन और निक्षेपण एक ऐसा कार्य नदी का होता है, ऐसा अवस्था होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के स्थलाकृति का निर्माण किया जाता है। तो उसमें से देखेंगे अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन होता है, निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन होता है। ध्यान से देखेंगे, नदी के अपर्दन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति जो होता है उसकी ओर ध्यान देंगे तो भी आकार की घाटी, गौर्ज आकार की घाटी, केन्यान आकार की घाटी, या इसी को केन्यान जब और गहरा हो जाता है तो इसे आई आकार की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी घाटियां आकृति जो है वो अपर्दन के द्वारा निर्मित है, जबकि निक्षेपण के द्वारा निर्मित स्थलाकृति जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, पहाड़ का मैदान, डेल्टा और एस्च्यूरी यानी ज्वार नदमुख, ये सभी का निर्माण जो है वो नदी के निक्षेपण प्रक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। नदी के निक्षेपण प्रक्रिया के फलस्वरूप किया जाता है। तो इसमें कौन आ गया जो निक्षेपण का कार्य नहीं है? जलोढ़ पंख है ही, प्राकृतिक तटबंध है ही, डेल्टा है ही, लेकिन नदी वेदिकाएं जो है वो निक्षेपण का परिणाम नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है कि नदी वेदिकाएं नदी के प्रारंभिक बाढ़ मैदान जो होता है उसी का अवशिष्ट चिन्ह होता है। यानी बाढ़ का मैदान जो होता है नदी के निक्षेपण के द्वारा निर्मित होता है, और वो जब बाढ़ का मैदान अवशिष्ट रूप से बच जाता है उसे ही नदी वेदिकाएं कहा जाता है, और यह सीढ़ी नुमा भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन यह निक्षेपण का कार्य नहीं होता है, उसका परिणाम जो बाढ़ का मैदान बनाता है निक्षेपण, उसके परिणाम को बाद में ही नदी वेदिका कहा जाता है और यह सीढ़ी नुमा हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, SnCl2 प्लस 2HgCl2 Hg बनाता है रिएक्शन करके Hg2Cl2 प्लस SnCl2, उपरोक्त अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, इसमें तो स्पष्ट से देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पे SN2 है और Cl-1 है, यहाँ पे प्लस देंगे और देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है Sn जो है वह क्या हो रहा है? तो SN4 बन जा रहा है प्लस में, और यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे तो स्पष्ट दिख रहा है कि SnCl2 ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब देखेंगे सेम चीज वही, Sn+2 यहाँ पे है, -1 है, और अब देखेंगे यहाँ पे Sn क्या हो गया? 4 हो गया है, और -1 Cl2, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि HgCl2 का अवकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाने का। ध्यान देंगे, 5वीं पंचवर्षीय योजना को अगर ध्यान देते हैं तो 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? आपको हमने बताया 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। 3 पर 3 यानी 51 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 51 से 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61 तक सेकेंड पंचवर्षीय योजना, 1961 से 66 तक थर्ड पंचवर्षीय योजना, 1966 से 69 तक, 1966 से 69 तक अवकाश काल, अवकाश काल यानी कोई पंचवर्षीय योजना इस काल में नहीं चला था। फिर 1969 ईस्वी से लेकर 1974 ईस्वी तक
फोर्थ चौथी पंचवर्षीय योजना, और 1974 ईस्वी से लेकर 1978 ईस्वी तक हमने कहा 3 पर 3 साल का एगो अवकाश, तो 3 पर 3 4 पर 4 साल का एगो पंचवर्षीय योजना चला था जो 1974 से लेकर 1978 तक, और इसी पंचवर्षीय योजना या जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसी की देन थी गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। क्लियर है? 5वीं पंचवर्षीय योजना, जबकि 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था? 5वीं के बाद 2 साल का एगो फिर अवकाश रहा था, और फिर 1980 ईस्वी से लेकर 1985 ईस्वी तक 6ठी रही, 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक 7वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा आंतरिक उपद्रव के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द को जोड़ा गया था? तो वो 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान दीजिएगा, संविधान का अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था की गई थी कि युद्ध, वाह्य आक्रमण तथा आंतरिक उपद्रव से उत्पन्न होने वाली परिस्थिति के कारण यदि राष्ट्रपति यह अनुभव कर लेता है कि संपूर्ण भारत या उसके किसी एक भाग की शांति खतरे में है, तो वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। संविधान के 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में से आंतरिक उपद्रव शब्दावली निकाल दिया गया और सशस्त्र विद्रोह जैसे शब्द को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो यह जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितनी है? अब 2011 की जनगणना का शहरी और ग्रामीण जनसंख्या बिहार का दोनों का देख लीजिए। ग्रामीण जनसंख्या में देखेंगे पहले तो कुल जनसंख्या कितनी है? 9,23,41,436 जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, यानी बिहार की कुल जनसंख्या का 88.71% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें पुरुष जनसंख्या, ग्रामीण पुरुष जनसंख्या 4,80,73,850 जनसंख्या जो है वो है पुरुष ग्रामीण जनसंख्या। महिला ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 4,42,67,586 है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो पूर्वी चंपारण है, तथा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। इस आंकड़े को आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां? पूर्वी चंपारण, जबकि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या जो है वो शेखपुरा में है। क्लियर? शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या, बिहार के कुल जनसंख्या में से 1,17,58,016 संख्या जो है वो शहरी जनसंख्या है बिहार के कुल जनसंख्या का, जो कि कुल जनसंख्या का 11.29% शहरी जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या की बात करें बिहार में तो 62,04,307 व्यक्ति जो है वो पुरुष शहरी जनसंख्या है, जबकि महिला जनसंख्या 55,53,709 महिला जनसंख्या जो है वो शहरी जनसंख्या है। अगर बात करें सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जहां की शहरी जनसंख्या जो है वो 25,14,590 है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर जिला है। क्लियर? तो आपका शहरी जनसंख्या का आंकड़ा पूछा था आपसे, तो आपका सही आंसर होना चाहिए 11, 75, 80, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग एमएस वर्ड में अनडू ऑप्शन करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है Ctrl+Z का प्रयोग, अनडू शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है अनडू ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग के नियंत्रणाधीन था? दीवान ए रियासत जो था, वाणिज्य मंत्रालय जिसे कहा जाता था, दीवान ए रियासत यही पूरे बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख करता था। ध्यान रखेंगे बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले कुछ नवीन पद जो थे उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो दीवान ए रियासत जो बाजार नियंत्रण प्रणाली को देखरेख करता था, बाजार जिसमें दीवान ए रियासत पहले स्थान पर, यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था, यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का देखरेख करता था या संचालन करता था। दूसरा जो पद था सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक जो होता था उसे सहना ए मंडी कहा जाता था। तीसरा जो पद था वो बरीद का पद था, जो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण किया करता था। मुनहियान या गुप्तचर जो था
वो गुप्त सूचना को बाजार में प्राप्त करता था। ऑप्शन नंबर डी में है दीवान ए अर्ज इसे बलबन के द्वारा शुरू किया गया था और यह एक सैन्य विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भारत में जन्म तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही रही है। वर्तमान की स्थिति के अनुसार बताना है आपको। तो जन्म दर जो है वो उठ रही है, यानी जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर घट रही है। जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर घट रही है, यानी कि जनांकीय संक्रमण के आधार पर अगर देखा जाए तो भारत अभी वर्तमान समय में द्वितीय चरण में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत वर्तमान समय में जनांकीय संक्रमण अवस्था से गुजर रहा है। इस अवस्था की विशेषता है बढ़ती जन्म दर होती है और गिरती मृत्यु दर होती है, जो दूसरे चरण को इंडिकेट करता है। जनांकीय संक्रमण की चतुर्थ अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर जाती है। इस अवस्था में पश्चिमी यूरोपीय देश को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस शहर से अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। शुभारंभ किया है गुरुग्राम से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस पर भी ध्यान देंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 26 मार्च 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली ग्रीन बॉल परियोजना का शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अपने आप को साल 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। वो है न्यूजीलैंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। इसी के तहत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो 5 प्रकार का रीट जारी कर दिया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, लेख प्रतिषेध, लेख उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। यही कारण है कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार के नाम से बी.आर. अम्बेडकर ने घोषित किया है। क्लियर। अब बारी बारी से सबका देख लेते हैं। अनुच्छेद 74 में एक मंत्री परिषद की चर्चा किया गया है, जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद का होना बड़ा जरूरी है। यानी मंत्री परिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है, जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यानी राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री का एक मंत्री परिषद होता है, उसी के सलाह पर काम करेगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा और इस निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। क्लियर। अनुच्छेद 32 जो है इसका उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करता है। यही कारण है कि बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, जरा ध्यान दीजिएगा इसके एनालिसिस पर। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के 2 and 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित है। 2 and 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 डाइऑप्टर 10 डाइऑप्टर क्षमता वाला एक अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पहले ये ध्यान देंगे। तब फॉर्मूला जो होता है वो ध्यान देंगे तो आपको क्षमता यानी P बराबर फॉर्मूला निकलता है 1/F। F जो होता है वो मीटर में ज्ञात किया जाता है। क्लियर। और P आपको 10 डाइऑप्टर दिया हुआ है। क्षमता जो है पावर जो है वो 10 डाइऑप्टर दिया हुआ है, तो 10 लिख देंगे। 10 डाइऑप्टर बराबर 1/F लिख देंगे m के रूप में, मीटर में इसे व्यक्त किया जाता है। अब F बराबर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये D दिया हुआ है। क्लियर। अब F बराबर निकालेंगे तो 1/10 आपका मान निकल जाएगा। क्लियर। 1/10 आपका मान निकल जाएगा। तो यानी F बराबर हम लिख सकते हैं 0.1
या 0.1 कर सकते हैं। अब चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो होती है माइनस में, मीटर के रूप में इसको दर्शा दीजिए, माइनस में होती है। तो आपका सही आंसर जो निकलेगा वो ऑप्शन नंबर सी निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? न्यूक्लिक एसिड को अचल संपत्ति के रूप में माना जाता है किसी भी कोशिका में। ध्यान दीजिएगा एनालिसिस पर। तो अचल संपत्ति जो है कोशिका का, न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है। इस न्यूक्लिक एसिड की खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिसर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज अ चेंज मेकर किससे संबंधित होता है? सी इज अ चेंज मेकर, तो ध्यान देंगे सी इज अ चेंज मेकर क्या है, ध्यान देंगे। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राष्ट्रीय या राज्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं समेत सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जिसे सी इज अ चेंज मेकर कहा गया है, उसकी शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर की महिलाएं राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार और क्षमता का निर्माण करेगी। यही सी इज चेंज मेकर के नाम से जाना जाता है। क्लियर, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है किसके द्वारा? तो NCW यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि महिलाओं में नेतृत्व कौशल विकसित करने का एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मदद ए मास अनुदान प्रदान किया जाता था? तो निर्धन व्यक्तियों और असहाय व्यक्ति जो होते थे, मदद ए मास दान विभाग होता था। ये दान जो खेती होता था पड़ा हुआ, उसे दान कर दिया जाता था, इसे ही मदद ए मास के तहत रखा जाता था। सयुर्गल खेती या सयुर्गल भूमि को ही मदद ए मास भी कहा जाता था। यह भूमि अनुदान के रूप में धार्मिक प्रकृति के व्यक्तियों को दी जाती थी। इस तरह की अधिकांश भूमि अनुष्पादक होती थी। इस भूमि को मिल्क भी कहा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था? तो ध्यान रखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना शुरू होती है 1921 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। बाद में 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको SBI का नाम 1921 ईस्वी में दे दिया गया और 21 जुलाई 1955 ईस्वी को SBI का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है वो 1921 ईस्वी में किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वाणिज्यिक बैंक है। गोरेवाला समिति, इस समिति को याद रखेंगे, गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 ईस्वी को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और तब से उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर। आप ध्यान रखेंगे 1921 ईस्वी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंपीरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 ईस्वी में गोरेवाला समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट, तो आपका सही आंसर मिलता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस जो है वह एक क्या है, ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री तो थी ही, वर्तमान में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजों की एक फैक्ट्री के रूप में प्रचलित थी। गुलजार बाग को मीर कासिम के भाई गुलजार अली ने बसाया था। गुलजार बाग क्षेत्र के दक्षिण में पटिन देवी मंदिर भी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून को लाया गया था? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम को लाया गया था या कानून को लाया गया था। यह जमींदारी उन्मूलन कानून है क्या, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो उत्तर प्रदेश के जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 ईस्वी को हस्ताक्षर किए गए थे। तब से यह कानून बन गया। और ध्यान रखिएगा, अधिनियम के तहत निहित आदेश 1 जुलाई 1952 ईस्वी को जारी होता है। तो ध्यान रखेंगे 1950 ईस्वी में अधिनियमित किया गया, बाद में इसे एक्ट 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ तब यह कानून बना और इस अधिनियम यानी कानून को 1 जुलाई 1952 ईस्वी को जारी कर दिया गया था। इसकी धारा 229 के बी के अनुसार खेती के लिए जमीन लेने और देने की प्रक्रिया गैर कानूनी कर दी गई थी। यही बात जमींदारी उन्मूलन कानून में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बटाने जलाशय योजना किन दो राज्य की संयुक्त
चाई परियोजना है। तो बिहार और झारखंड की बटाने जलाशय योजना है जो बटाने नदी पर निर्मित है। बटाने जलाशय परियोजना झारखंड के पलामू जिला में बिहार और झारखंड के बीच विवाद है जो कि बटाने नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक खेल विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? तो हल्द्वानी में उत्तराखंड में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वह वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने घोषणा की है कि सरकार कुमायूं क्षेत्र के हल्द्वानी शहर में एक खेल विश्वविद्यालय, यहां पे सुधार की आवश्यकता है, खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। हल्द्वानी के अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम को खेल विश्वविद्यालय में अपग्रेड किया जाएगा भविष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? 29 जून 1968 ईस्वी को पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन यहां से निश्चित है कि निकलेगा। तो 29 जून 1968 ईस्वी को बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री एवं राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। दोनों चीज याद रखना है। 29 जून 1968 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में, मुख्यमंत्री भोला पवन शास्त्री एवं राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। राष्ट्रपति शासन यह जो लगा था 29 जून 1968 ईस्वी को, यह 8 महीने तक चला था जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी को जाकर समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था जिसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे एनालिसिस पर। तो प्रथम विधि आयोग को चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी के तहत 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1853 ईस्वी, 1861 और 1879 ईस्वी में क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा विधि आयोग का गठन किया गया था। इन्होंने अंग्रेजी कानूनों की भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के में सहायता किया था विधि आयोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की अगर बात करें, स्वतंत्र भारत के वो था, तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रथम विधि आयोग की स्थापना चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी। तो आंसर आपका बनता है ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल श्री MC शीतलबाड़ की अध्यक्षता में किया गया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? स्प्रेडशीट क्या है थोड़ा समझेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर जाता है। वर्कशीट को रो और कॉलम में विभाजित किया जाता है। वर्कशीट जो होता है उसको रो और कॉलम के रूप में विभाजित किया जाता है। रो और कॉलम का मिलान बिंदु सेल के नाम से जाना जाता है। वर्कशीट में 10,000 वर्कशीट में 10 करोड़ 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसके मुख्य प्रोग्राम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच क्या होता है? तो कांच जो होता है वो एक अतिशीतित द्रव्य के रूप में कांच पाया जाता है जो कि अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में होता है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीतित द्रव्य होता है, इसलिए कांच की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही इसका कोई निश्चित गलनांक होता है, ध्यान रखेंगे। साधारण कांच जो होता है वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस क्या होता है? क्या होता है इसके पहले जानने के लिए आप एनालिसिस पर जरूर ध्यान देंगे। वैसे यह एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में जाना जाता है। क्लियर। इसकी स्थापना जो है वो 1995 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन होता है और दुनिया भर में स्थायी लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनीत सागर अभियान भारत में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो पुनीत सागर अभियान जो है वो भारत में चलाया जा रहा है
एनसीसी कैडेट के द्वारा चलाया जा रहा है वर्तमान समय में। ये पुनीत सागर अभियान क्या है थोड़ा समझ लेंगे। पुनीत राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी समुद्र के किनारे या समुद्री तटों को प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त करने तथा इन्हें साफ करने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा? एनसीसी के द्वारा। महीने भर चलने वाले पुनीत सागर अभियान का उद्देश्य, अब यह जो कचरा साफ करने के लिए, समुद्र के किनारे वाले एरिया में कचरा को साफ करने के लिए, प्लास्टिक को साफ करने के लिए इस जागरूकता अभियान का नाम रखा गया है पुनीत सागर अभियान। इस पुनीत सागर अभियान का उद्देश्य 1 दिसंबर 2021 में स्थानीय आबादी और भावी पीढ़ी के बीच समुद्र के स्वच्छ किनारों या समुद्रों के तटों के महत्व के संदेश का प्रचार प्रसार करना है। तो ध्यान देंगे, इस पुनीत सागर अभियान की शुरुआत 2021 में की गई थी दिसंबर महीने में, जिसका मेन उद्देश्य है कि समुद्र के किनारे जो प्लास्टिक होते हैं, जो कचरा होते हैं, जो हम लोग कचरा करके चले आते हैं, उसको साफ करना और उसके प्रति जागरूकता, उसको साफ करने के लिए जागरूकता फैलाना, यही एनसीसी के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसे पुनीत सागर अभियान कहा जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पीडीएफ मिलता रहे। रिवीजन आप करते रहिए, एग्जाम तो अपने समय पर आएगा जाएगा, आप अपना रिवीजन बरकरार रखें। आज के लिए सेवा को देते विराम, फिर मिलेंगे अगले सेट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।